अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएनए स्ट्रक्चर है, सेकंड ईयर की बायोलॉजी। तो डीएनए के बारे में आप स्टूडेंट्स जानते होंगे कि डीएनए एक लार्ज मॉलिक्यूल है और हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। और हमारे हर सेल के अंदर, क्योंकि हमारे सेल जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के ख़ास कुछ पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। और जीन्स पर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सेल में, जो बनना होता है, जैसा बनना होता है, कब बनना होता है, कैसे बनना होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास होती है। तो आज हम डीएनए की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। और डीएनए ख़ुद एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे एक दीवार होती है और ब्रिक्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पीसीस ब्रिक्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से डीएनए जो है वो छोटे छोटे पीसीस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यानी डीएनए छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब सवाल ये कि न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड ख़ुद 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। यानी न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर आप झांक कर देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 मॉलिक्यूल है। एक कार्बन, 5 कार्बन डीऑक्सीराइबो और एक इनमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, जैसे C5 5 कार्बन वाली, और ऑक्सीजन इसमें एक कम होता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है इसे, ठीक है। और दूसरा फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। और जो तीसरा मॉलिक्यूल होता है वो ऑर्गेनिक बेसिस होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस। तो कुल मिला के 3 बड़े मॉलिक्यूल्स ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और बहुत सारे हज़ारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डीएनए जो है वो कॉइल होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, 2 धागे यानी होते हैं इसके, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर इसको बनाते हैं डीएनए को। तो डीएनए कॉइल होता है, अगर मैं उसको सीधा करके बनाऊं तो ऐसे सीढ़ी नुमा होता है, यानी लैडर टाइप का होता है। इसकी ये 2 साइडें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल मैंने बताए थे, 5 कार्बन वाली डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक, तो ये जो साइडें हैं जिन्हें हम अपराइट कहते हैं, ये बनी होती है इन 2 मॉलिक्यूल से, डीऑक्सीराइबोज शुगर से और PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड से। और ये जो बीच में है, जो स्टेप बने होते हैं एक सीढ़ी के पास, लेडर के पास, वो जो स्टेप होते हैं वो, तो ये अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो ये है जी लेडर टाइप होता है। ये जो साइडें होती हैं इसे अपराइट कहते हैं, और जो बीच होता है इसका जो स्टेप होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस ये वाले, ठीक है, जहाँ पे एडेनाइन मिलेगा और थायमाइन मिलेगा। अगर C नाइट्रोजनस बेस है तो साथ में G इसके साथ बाइंड करता है। आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस उसमें 4 टाइप के, और न्यूक्लियोटाइड में जो डिफरेंस होता है वो, तो 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कौन कौन से 4 होते हैं? एडेनाइन, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन। तो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जो एडेनाइन और गुआनाइन होते हैं ये पोरीन बेसिस होते हैं, यानी ये डबल रिंग वाले होते हैं, इन्हें पोरीन बेसिस कहते हैं। किसको? ए और जी को। ए एंड जी ये दोनों नाइट्रोजनस बेस हैं और इन्हें हम डबल रिंग्स कहते हैं, प्योरीन। और जो थायमाइन और साइटोसिन होते हैं, यानी सी और टी वाले जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये कहलाते हैं पैरामिडिन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क पूछ लिया जाता है, तो ये आप बच्चों ने जहन में रखना है। तो ये 4 नाइट्रोजन बेस। तो इस मॉडल को पेश जिन्होंने किया था वो वॉटसन था, क्रिक था, इन्होंने इस मॉडल को पेश किया था कि डीएनए कैसा होता है। तो ये अगर हम इसका मॉडल देखें तो इस तरीके से डीएनए होता है। ये डबल हेलिक्स है, ठीक है, डबल हेलिक्स इसे कहते हैं, लेडर टाइप का। तो ये बीच में आपको नज़र आ रहा है TAGC, ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस है। याद रहे जब भी थायमाइन आएगा तो वो किसके साथ बाइंड करेगा? एडेनाइन के साथ। और गुआनाइन जो है वो
किसके साथ बाइंड करेगा, साइटोसिन के साथ। तो ये है। अब न्यूक्लियोटाइड तो मिलियंस होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड दूसरे से डिफरेंट होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी वो न्यूक्लियोटाइड जिस पर एडेनाइन लगा हो तो उसे एडेनाइन वाला न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, और जिस पर सी लगा है तो इसलिए सी डिफरेंट हो गया। अगर ए लग गया तो ए डिफरेंट हो गया, अगर टी लग गया तो टी डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या जी, लेडर टाइप होता है, ये बात हो गई। 2 न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ट्विस्टेड होता है आपस में। तो उसके बाद अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये एक डायग्राम है जी, किस तरीके से जो डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई है। तो हम जानते हैं कि जी एक डुप्लेक्स होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है, तो ये एक धागा है और ये इसका दूसरा धागा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब आप देखेंगे ये जो बीच में मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये 5 कार्बन वाली डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 कह रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से कार्बन नंबर 1, और ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और 4 के साथ कार्बन नंबर 5 जुड़ा हुआ है, और नंबर 5 कार्बन नंबर 5 के साथ जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है वो फास्फोरिक एसिड है, PF4। तो याद रखना है जी, कार्बन 1 के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन 5 के साथ कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखना है कि 5 के साथ फास्फोरिक एसिड है, जबकि कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। और नाइट्रोजन बेस कौन सा, तो हमने पढ़ा कि वो जो 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे मैंने G लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाइट्रोजन बेस यहाँ पे G है। अब जी दूसरा न्यूक्लियोटाइड देखें, ये अलग न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर जो कार्बन 1 है उसके साथ C लगाया हुआ है नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे फास्फोर, यानी ये और ये सब सेम रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंस आएगा न्यूक्लियोटाइड में तो वो यहाँ से आएगा। ये नंबर 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये नंबर 4 न्यूक्लियोटाइड है। अब हो क्या रहा है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे या ऊपर से नीचे वर्टिकल फॉर्म में आएंगे तो देखें नंबर 3 जो कार्बन है, 1 का तो मैंने कह दिया नाइट्रोजन बेस, नंबर 5 के साथ PO4, लेकिन नंबर 3 नंबर 5 यानी अगर ऊपर नीचे अप डाउन आपस में ये जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 ये आपस में जुड़े हैं, यानी इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे वही राइबोसोम्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन नीचे की जानिब है। तो अब के बार क्या हो रहा है जी, ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 सेम न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं, लेकिन ये और ये मैंने जैसे कहा 3 और 5 आपस में मिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 to 5, 3, 5 और 3, 5 ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया वर्टिकल फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़ना, यानी यहाँ से आप समझ लें ये एक धागा है, और यहाँ से ये सेंटर से ये वाला जो एरिया है ये दूसरा धागा है। अब इस तरीके से मिलना ये मैंने बता दिया, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 आपस में मिले हुए। अच्छा, ये जो 3 और 5 आपस में ऊपर नीचे मिले होते हैं, ये एक बॉन्ड होता है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड, यानी जो ऊपर नीचे आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं कार्बन नंबर 3 और 5। और फिर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखें, ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ, तो ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि हमेशा एडेनाइन है तो थायमाइन के साथ जुड़ता है। तो देखें क्या हो रहा है जी, ये कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजन से एडेनाइन है, एडेनाइन जब भी आएगा तो वो सामने वाले थायमाइन के साथ जुड़ेगा, और याद रहे ये डबल बॉन्डेड होता है, डबल बाइंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी नाइट्रोजन थायमाइन है, तो थायमाइन किसके साथ है, तो यहाँ पर A है, यानी इस न्यूक्लियोटाइड का एडेनाइन A और इस न्यूक्लियोटाइड का जो है वो थायमाइन है, तो ये आपस में मिल गए, ये भी डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर देखें इसका कार्बन नंबर 1 पे C है, तो इसके कार्बन नंबर पे 1 पे G है, तो यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी याद रखना है कि जब थायमाइन एडेनाइन आपस में मिलते हैं तो डबल बॉन्ड होता है। और ये अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जी एडेनाइन थायमाइन हमेशा आपस में मिलेंगे, ये डबल बॉन्ड होता है। साइटोसिन गुआनिन हमेशा आपस में मिलेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा जी, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिल रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर ऊपर नीचे से मिलें तो ये फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखें जी आपस में इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरीके से बेटा जो न्यूक्लिक अपना डीएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये अकेला न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है,
ठीक है, ये लेडर टाइप है। जो बीच वाले वो रंग्स कहलाते हैं और जो ये साइडें हैं इनकी उन्हें हम अपराइट्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो कॉइल होता है इस तरीके से, इस कॉइल का जो होना है इसके डिस्टेंस को भी लिया जाता है। मिसाल के तौर पे जी इसका जो डिस्टेंस होता है यानी इस धागे से इस धागे तक का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये एक धागा ये दूसरा धागा, और ये जो डिस्टेंस होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होता है। और अगर नैनोमीटर में हम बात करें तो 2 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर इस जो टर्न आता है ऐसे घूमता कॉइल है ना, ये कॉइल है, ऐसे जो इसका टर्न आता है वो हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद, इस तरीके से अगर मैं ये 10 सपोज कर लेंगे 10 न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ये 1 2 3 4 मैंने ऊपर दिखाया है, तो यहाँ पे 10 मिले हों तो वो 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक टर्न आता है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका साइज़ कितना है जी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का साइज़, यानी ये अगर न्यूक्लियोटाइड है इसका साइज होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से मैंने कहा जो टर्न आता है वो हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद, तो 10 न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं तो 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ कि जो कॉइल होता है, जो टर्न होता है उसमें कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो वो टोटल 34 होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड का साइज़ क्या होता है, 3.4। अच्छा, अगर 34 एंगस्ट्रॉम है तो नैनोमीटर में कितना हो जाएगा, नैनोमीटर में वो हो जाएगा 3.4। यानी नैनोमीटर यहाँ पे यूनिट बड़ा है, एंगस्ट्रॉम यूनिट उससे भी छोटा है। यानी हर एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम जो है ना वो पाए जाते हैं। तो ये उसके डिस्टेंस की है। और मैं बुक की डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, बुक के फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम है, तो ये देखें जी, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, जो 20 एंगस्ट्रॉम कहलाता है, 20 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ठीक है। और अगर इसको मैं बात करूँ, ये देखें बीच में ये एक धागा हो गया, ये दूसरा, और ये अगर मैं बात करूँ तो ये कहलाएगा 1 नैनोमीटर और ये भी 1 नैनोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 एंगस्ट्रॉम होता है तो नैनोमीटर में कितना होगा, 2 नैनोमीटर। ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्न है, ये पूरी लाइन नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टर्न आता है और वो जो एंगस्ट्रॉम में 34 है और 10 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं। और अगर नैनोमीटर की बात करूँ तो वो 3.4 होगा। ये आप देख सकते हैं, ये वही बॉन्ड बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। जी और सी हमेशा आपस में मिलेंगे। ये आपको न्यूक्लियोटाइड है, इस तरीके से भी आपस में मिलते हैं, जिसे मैंने कहा था ये बॉन्ड बनाते हैं 3 to 5, और इस तरीके से भी आपस में जुड़े, यानी वर्टिकल फॉर्म में भी और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी ये जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो डीएनए जो है वो इस तरीके से आपस में स्ट्रक्चर बनाता है। यानी जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं, और जो फास्फोरिक एसिड और शुगर है वो साइडों पर होते हैं। अच्छा, एक बात और जो रह गई, यहाँ पे मैंने लिखा है 3' और यहाँ पे लिखा है मैंने 5'। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 आके मिलता है, 3 कार्बन मिलता है न्यूक्लियोटाइड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से। फिर आप देखते हैं कि कार्बन नंबर 2 का 3 कार्बन वो मिलता है न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से। तो 3 to 5 मिल रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो रो होती है, ये जो धागा होता है और ये जो धागा होता है, ये आपस में एंटी पैरेलल, अपोजिट पैरेलल होते हैं। यानी ये 3 to 5' होता है और ये आप देखें 5 to 3 होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 5 जुड़ा होता है कार्बन नंबर 3 से, ये कार्बन नंबर 5 जुड़ा होता है कार्बन नंबर 3 से। तो ये दोनों धागों का जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट होती है। तो इसलिए 3'5 एक तरफ से होता है और दूसरी तरफ से 5'3 होता है। तो इस तरीके से बेटा एक छोटी सी डायग्राम थी और छोटा सा लेक्चर था, जिसमें कोशिश की है सादा लफ्ज़ों के अंदर आपको समझाया जाए कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। लेकिन कमाल यानी उस रब का है जिसने ये सारा काम किया हुआ है। हम तो यानी एज ए साइंस के, एज ए नॉलेज के तौर पे हम इतना कुछ जानते हैं, लेकिन ये ज़ाहिरी बात है आपस में ऐसे ही नहीं मिल जाते, कोई ना कोई फ़ोर्स होती है पीछे, जो कि यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो हमें अल्लाह का ही शुक्र अदा करते रहना चाहिए और उसी की इबादत करते रहना चाहिए। आई होप के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।